हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन विद मास्टर में। आज की क्लास में हम केवीएस पीआरटी 2023 से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज के सेशन में हम शिक्षा शास्त्र पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर लेकर आए हैं जो 2018 केवीएस एग्जाम्स में पूछे गए थे। उनमें से हम 10 क्वेश्चन 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर हम आज करेंगे। चलते हैं, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको केवीएस से जुड़ी सभी जानकारी और क्लास एजुकेशन, स्पेशली एजुकेशन पेडागोजी की क्लास आपको मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन शिक्षा के अवसर में समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं? शिक्षा के अवसर में समानता की में जो बाधाएं उत्पन्न होती हैं वो कौन कौन सी हैं? तो ऑप्शन ए है शिक्षार्थी की आर्थिक स्थिति में अंतर। तो आर्थिक स्थिति में अंतर भी एक बहुत बड़ी बाधा है। जेंडर असमानता, ये भी एक बाधा है। सार्वजनिक विद्यालय प्रणाली यानी समावेशी प्रणाली, समावेशी एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, ये शिक्षा के अवसर समानता में बाधा नहीं है। ऑप्शन डी है शैक्षिक संस्थानों के मानकों में अंतर। शैक्षिक संस्थान के जो मानक होते हैं, अलग अलग शैक्षिक संस्थान अलग अलग होते हैं। कोई ज़्यादा बेटर होता है, कोई कम बेटर होता है, कोई ज़्यादा थोड़ा अच्छा होता है, कोई खराब होता है। तो ये भी हमारे शिक्षा के अवसर के में समानता में बाधा है। तो ऑप्शन ए और बी और ऑप्शन डी, ये तीनों ऑप्शन हमारे शैक्षिक अवसर की समानता की महत्वपूर्ण बाधाएं हैं। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर राइट हो जाएगा, ए, बी और डी। इसके अलावा और बहुत सारी है कि रूढ़बद्ध धारणाएं हैं, सामाजिक रूढ़वादिता है, ये भी शिक्षा के अवसर में समानता में बाधा उत्पन्न करते हैं। विद्यालय का आवास से दूर होना, ये भी शिक्षा के अवसर में बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये हमारी कुछ बाधाएं थी, इनको हमको पता होना चाहिए। इस टाइप से क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बच्चे की भाषा क्षमता के विकास पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है? भाषा की क्षमता पर विद्यालय का प्रमुख सरोकार नहीं है या शिक्षक का सरोकार नहीं है? तो शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना, शब्द भंडार का परिमाण बढ़ाना बच्चे की भाषा क्षमता विकास पर सरोकार नहीं है। यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि अगला ऑप्शन है उच्चारण तथा साक्षरता संबंधी। तो उच्चारण और साक्षरता संबंधी विषय में बात करना भाषा क्षमता के विकास की बात होगी। भाषा उपयोग और निर्माण की क्षमता पर बात करना भाषा विकास से ही रिलेटेड है। सोचना, चिंतन करना, दूसरों का संवाद करना में भी भाषा का विकास होगा। तो भाषा का विकास नहीं होगा शब्द भंडार के परिमाण बढ़ाने से। शब्द भंडार की परिमाण बढ़ाने से बालक में क्या होगा? एक रटने की प्रवृत्ति उत्पन्न होगी, वो सिर्फ रटेगा, रट्टा मार हो जाएगा। तो रटना, शब्द भंडार की परिमाण बढ़ाने से वो रटने की प्रवृत्ति उसमें आ जाएगी, जिससे उसका भाषा का विकास का जो मूल उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन ए हमारा गलत होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपने कक्षा 5 के गणित के विद्यार्थी की परीक्षा आयोजित की। आपने परीक्षा आयोजित की जिसमें अधिकांश विद्यार्थी क्या हुए? सफल नहीं हुए। अधिकांश विद्यार्थी सफल नहीं हुए, तो आपकी दूसरी परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र तैयार करना तथा परीक्षा लेनी है। आप कौन सी परीक्षा लेना पसंद करेंगे? आपने पहली बार पेपर लिया जिसमें अधिकांश विद्यार्थी क्या हुए? फेल हो गए। तो आपको दोबारा परीक्षा लेना है, तो आप कैसी परीक्षा लेंगे कि उस जो फेल हुए हैं, ये कमी जो है फेल होने की वो दूर हो जाए, इसका समस्या जो है उसका समाधान हो जाए। तो संकलनात्मक परीक्षण, प्रवीणता परीक्षण, नैदानिक परीक्षण, रचनात्मक परीक्षण। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट होगा, रचनात्मक परीक्षण। तो रचनात्मक परीक्षण लेने से हम जो है जो समस्या है उसका समाधान कर सकते हैं। इसमें हम समस्या का उपचार करेंगे और जो समस्या हमारे सामने निकल कर आएगी उसका हम निदान भी करते हैं, और तभी हमारी समस्या का समाधान होगा और हम अपने जो है जो
अधिगम का उद्देश्य है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जो नैदानिक परीक्षण और संज्ञानात्मक परीक्षण ये सारी चीजें रचनात्मक परीक्षण में ही आ जाती हैं, इसलिए ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म अध्यापन एक तकनीकी है जिसका उपयोग किया जाता है। सूक्ष्म अध्यापन यानी माइक्रो टीचिंग का उपयोग कहाँ किया जाता है? कम संख्या वाली कक्षा के लिए, अनुरूपित अनुरूपित स्थिति में अध्यापन हेतु, या विशिष्ट अध्यापन कौशल में शिक्षक की तैयारी हेतु, या कठिन अवधारणाओं के अध्यापन हेतु। तो माइक्रो टीचिंग का जो मेरा मूल उद्देश्य होता है माइक्रो टीचिंग कराना, वो शिक्षक ट्रेनिंग, टीचर ट्रेनिंग यानी शिक्षक तैयारी के लिए होता है, ट्रेनिंग के लिए होता है, प्रशिक्षण के लिए होता है माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग में हमारे 6-6 मिनट के क्लास पार्ट बनाए जाते हैं, 6-6 मिनट पढ़ाया जाता है, फीडबैक लिया जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। 6-6 मिनट 36 मिनट या 30 मिनट 36 मिनट की क्लास होती है, जिसमें हम क्या करते हैं, एक शिक्षक को प्रशिक्षित करते हैं। ये सारा काम किया जाता है। इसमें 5 से 10 जो है शिक्षक होते हैं, या कह सकते हैं छात्र अध्यापक होते हैं, जिनको हम ट्रेंड करते हैं। तो माइक्रो टीचिंग का मूल उद्देश्य होता है शिक्षक प्रशिक्षण के लिए। ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई शिक्षक बहुत प्रभावी हो सकता है यदि। शिक्षक प्रभावी कैसे हो सकता है? यदि वो अच्छी शिक्षा सहायक सामग्री का उपयोग करे, यानी TLM, अच्छा TLM का उपयोग करे, प्रश्न पूछने में सहायता करे, या विद्यार्थियों की प्रवीणता ग्रहण करने में सहायता करे, या उसको उच्च अंक प्राप्त करता है उसका विद्यार्थी, तब वो बहुत प्रभावी होगा। तो उच्च अंक प्राप्त करने से बहुत प्रभावी होना, TLM का प्रयोग करने से सिर्फ प्रभावी नहीं हो सकता है, प्रश्न पूछने से सिर्फ प्रभावी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी है, विद्यार्थी को प्रवीणता ग्रहण करने में सहायता करे। प्रवीणता ग्रहण करने की सहायता करने से वो शिक्षक प्रभावी होगा। तो प्रवीणता ग्रहण कैसे करेगा? प्रवीणता ग्रहण करने के लिए उसको अधिगम के उद्देश्य को प्राप्त करने में विद्यार्थी की सहायता करनी होगी, अधिगम का उद्देश्य प्राप्त करने में उसकी सहायता करनी होगी, अधिगम वातावरण, अनुकूल वातावरण का निर्माण करना होगा, तभी वो प्रवीणता ग्रहण करेगा। अच्छी सामग्री का होना, तो ये TLM का उपयोग जो है ये ऑप्शन सी में ही निहित है, इसलिए प्रवीणता ग्रहण करने की सहायता करें, इसमें शिक्षक अधिक प्रभावी होगा, यही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें अधिगम के उद्देश्यों को प्राप्त करने में शिक्षक बालक की सहायता करता है और अनुकूल वातावरण का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, आरंभ के प्राथमिक वर्षों अर्थात कक्षा 4 तक गणित के अधिगम में द मैथ्स की लर्निंग में किस प्रकार के प्रयास किए जाने की आवश्यकता होती है? अधिगम कठिनाई का निदान करना, सिर्फ कठिनाई का निदान करने की आवश्यकता होगी, संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना, पाठ्यक्रम पूरा करना, अच्छा विद्यालय में नियमितता। सिर्फ नियमितता करने से मैथ का अधिगम प्रभावी नहीं होगा। किस गणित आ जाएगी सिर्फ किस लिए? प्राथमिक वर्षों में। बात प्राथमिक वर्षों यानी प्राइमरी बच्चों की जा रही है। तो प्राइमरी बच्चों में नियमितता लाने से उनमें मैथ की गुण आ जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। पाठ्यक्रम से पूरा करने से उसमें गुण नहीं आएंगे, कठिनाई का निदान करने से ही काम नहीं चलेगा। संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना, इससे मैथ के अधिगम प्रभावी होगा। संवर्धित कार्यक्रम का मतलब होगा कि आप गणित की पहेली, गणितीय जो पहेली होती है, पहेली, खेल है गणितीय, कहानी है गणित, इन सब को जो है कार्यक्रम करना, पहेली, खेल, कहानी बताना, इनसे बालक क्या होगा, गणित के कौशलों को सीखेगा और उसको अपने दैनिक जीवन में से जोड़कर देखेगा, दैनिक जीवन में उसका उपयोग करेगा। तो इससे गणित आगे अधिगम प्रभावी होगा। तो ऑप्शन बी हमारा राइट हो जाएगा, संवर्धित कार्यक्रम प्रदान करना, यानी पहेली, खेल, ये सारी चीजें करना गणित की कक्षा में ज्यादा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संवेगात्मक रूप से परिपक्व व्यक्ति का गुण नहीं है? कौन ऐसा व्यक्ति है जो सामाजिक और संवेगात्मक रूप से परिपक्व होगा? तो वो सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना अपना प्रमुख लक्ष्य बनाता हो। सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना लक्ष्य बनाने से वो परिपक्व नहीं होगा। तो ऑप्शन ए ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा, वो दुश्चिंता तनाव की स्थिति में संयम बरते, संयम बरतने से परिपक्व होगा, तभी वो संयम बरतेगा। संवेगात्मक तनाव में भी वो संयम बरतेगा, परिपक्व होगा। विनोद प्रिय होता है, जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखेगा,
अगर वो सामाजिक संवेगात्मक रूप से परिपक्व होगा तभी वो जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रख पाएगा, समाज के साथ समायोजन कर सकता है, सामंजस्य स्थापित कर सकता है। ये सारी चीजें वो कर सकता है जब वो परिपक्व होगा, ना कि आप सामाजिक अपेक्षाओं पर खरा उतरना। खरा उतरना वो व्यक्ति के परिपक्व होने का गुण नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया निम्न में से किसका परिणाम है? प्रतीकात्मक उद्दीपन के प्रति संवेगी अनुक्रिया। प्रतीकात्मक उद्दीपन यानी कि प्रतीकात्मक या प्रतीक है, संकेत, आभासी। आभासी उद्दीपन, आभासी उद्दीपन के प्रति जो अनुक्रिया होगी वो संवेगी अनुक्रिया। संवेगी अनुक्रिया यानी कि जैसे डर कर चिल्लाना, हंसना हो गया, रोना हो गया, ये सारी चीजें संवेदी अनुक्रिया हो गई। तो ये कब होगी, किसका परिणाम होगा? परिपक्वता का, अधिगम का, समायोजन का या वर्धित इंद्रिय बोध का? तो ये परिणाम होगा परिपक्वता का। यदि बालक परिपक्व है, व्यक्ति परिपक्व है, तभी वो प्रतीकात्मक संकेत और जो है आभासी संकेत या वास्तविक उद्दीपक में वो अंतर कर सकता है। आभासी क्या है, वास्तविक क्या है, इसमें अंतर तभी कर पाएगा जब वो परिपक्व होगा। तो परिपक्वता यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति शिक्षा योजना निम्न में से किस विचार पर आधारित नहीं है? व्यक्ति शिक्षा योजना किस विचार पर आधारित नहीं है? व्यक्ति शिक्षा योजना का मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए, शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताएं। शिक्षार्थी की वर्तमान विशेषताएं व्यक्ति शिक्षा योजना की उद्देश्य में आता है। प्राप्त किए जाने वाले व्यक्तिगत लक्ष्य, ये भी उसका उद्देश्य में आता है। सहकारी अधिगम कार्यनीति का उपयोग करना, ये भी उसका उद्देश्य है। योग्यता धारिता समूहीकरण के आधार पर विद्यार्थी का श्रेणीकरण करना, विद्यार्थी का श्रेणीकरण करना समूहीकरण के आधार पर, यानी कि बालक जैसे 5 मंद बुद्धि बालक हैं उनको अलग करना, 5 प्रतिभाशाली बालक को अलग कर लेना, 5 अति प्रतिभाशाली बालक को अलग करना, मूर्ख बालक को अलग कर लेना, ये श्रेणी बनाना, ये व्यक्तिगत शिक्षा योजना का लक्ष्य नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। और व्यक्तिगत योजना का जो उद्देश्य होता है कि शिक्षार्थी की वर्तमान जो विशेषता है उसके अंदर जो अधिगम प्राप्त करने की क्षमता है उसके अनुसार उसको जो है समस्या का समाधान करना और उसको व्यक्तिगत शिक्षा देकर उसकी मदद करना, उसको प्रभावी ढंग से कैसे मदद कर सकते हैं, ये सारी व्यक्तिगत शिक्षा योजना का लक्ष्य होता है। अगला क्वेश्चन है, सामान्यीकृत विचार तथा विशेषताएं जो एक पुरुष तथा महिला में होनी चाहिए। सामान्यीकृत विचार, कॉमन थिंकिंग की बात करते हैं, क्या होती है जो आज वर्तमान में चल रही है। जेंडर भूमिका, जेंडर असमानता, जेंडर समानता, जेंडर रूढ़ धारणा। तो सामान्यीकृत विचार जो विशेषताएं जो एक पुरुष और महिला में होनी चाहिए वो इस वक्त है जेंडर रूढ़ धारणा। ऑप्शन डी हमारा राइट है। जेंडर रूढ़ धारणा में क्या होता है, पुरुष के विचार होते हैं जो साहसी है, बलवान है, घर के बाहर काम कर सकता है, और महिला के अंदर क्या है कि वो ममतामयी है, मार्मिक होती है, घर के काम कर सकती है। तो ये पुरुष और ये महिला के ये जो ये विचार हैं इसमें उसको रूढ़ धारणा, उसकी जेंडर रूढ़ धारणा में उसको बांध कर रख दिया है, वो इसी में बंधे रहते हैं। तो आज वर्तमान में हम लोग ये जेंडर रूढ़ धारणा को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो जो सामान्यीकृत विचार है वो जेंडर रूढ़ धारणा की वजह से उसकी विशेषता होती है। तो ये थे हमारे टॉप 10 क्वेश्चन पेडागोजी के जो केवीएस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में केवीएस में पूछे जाएंगे, और अब जो केवीएस में पेडागोजी के क्वेश्चन होंगे वो 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो 10 क्वेश्चन हमने इस क्लास में डिस्कस किए। अगले 10 क्वेश्चन जो है हम आपको इसके अगले पार्ट में सेकंड क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ये आज का सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। आप इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में इसको शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।